एंग्लो अरेबिक स्कूल को कोई जाने या ना जाने, लेकिन पुरानी दिल्ली वाले इसकी अच्छाइयों और खराबियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि इस स्कूल ने इन्हें संवारा है और इनके बच्चों की भी जिंदगी बनाई है। लेकिन गुजरते दिनों के साथ इसका एजुकेशन स्टैंडर्ड यानी तालीमी मेयार गिरता ही रहा। कहा जाता है कि इंसान तजर्बे से बेहतरी की तरफ रवाना होता है, लेकिन यहां मामला उल्टा है। वजह क्या है? इस बारे में कई सारी मालूमात इकट्ठा करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, सुई एक जगह जाकर ठहर जाती है, और वो जगह है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि यही सोसाइटी एंग्लो अरेबिक स्कूल के साथ साथ शफीक मेमोरियल स्कूल और एंग्लो अरेबिक मॉडल स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी किस तरह इन तीनों स्कूलों के डिक्लाइन या जवाल की जिम्मेदार है, इसे पूरी तरह समझने से पहले एक घटना बता दूं तो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की कारस्तानी समझने में बड़ी आसानी होगी। घटना यह है कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी में ओल्ड बॉयज की नुमाइंदगी करने वालों के लिए सोसाइटी की चेयरपर्सन नजमा अख्तर के पास वक्त नहीं है। ये आज और कल की बात नहीं, पिछले तकरीबन 2 साल से वो नुमाइंदे मैडम से टाइम मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा है। वो टाइम इसलिए मांग रहे हैं ताकि स्कूल के इश्यूज पर बात की जा सके और गिरते एजुकेशन स्टैंडर्ड और इन तीनों स्कूलों के खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो, ताकि इस्लाहात के लिए आगे की प्लानिंग हो सके। यहां एक बात और बता दूं, वरना कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वो ये कि 3 सदियों पुराने एंग्लो अरबिक स्कूल के साथ साथ शफीक मेमोरियल स्कूल और एंग्लो अरबिक मॉडल स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी है, और इस सोसाइटी का चेयरमैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वाइस चांसलर हुआ करता है। इस तरह सोसाइटी के सेक्रेटरी और दूसरे जिम्मेदारान भी जामिया मिल्लिया के ही होते हैं। इसलिए जब बात स्कूल के गिरते एजुकेशन स्टैंडर्ड पे होगी तो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सर पर ही जिम्मेदारी आएगी। अब मैं एक बार फिर उस घटना पर आ जाता हूं। बात 31 अगस्त की है, जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एंग्लो अरबिक स्कूल के ओल्ड बॉयज की एक मीटिंग थी। हमारे सोर्सेज ने बताया कि मीटिंग में यह आवाज भी उठी कि ओल्ड बॉयज के जो नुमाइंदे दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी में लिए गए हैं, उन्हें सोसाइटी की चेयरपर्सन नजमा अख्तर पिछले 2 साल से टाइम नहीं दे रही हैं। वो दर्जनों बार मीटिंग के लिए तहरीरी और जबानी वक्त मांग चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। वो नुमाइंदे कोई मामूली अस्तर के नहीं हैं। वो पूर्व मेंबर पार्लियामेंट मीम अफजल हैं, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट शाहिद सिद्दीकी हैं। ये दोनों अपने वक्त के इंतहाई अहम जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इनके अलावा SY कुरैशी, जो भारत की ब्यूरोक्रेसी में अहम नाम है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। चौथे नुमाइंदे सिराजुद्दीन कुरैशी हैं, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और लोगों में खासी जान पहचान रखते हैं। ये अहम लोग हैं और इन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी में बतौर खास लिया था, ताकि ओल्ड बॉयज और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के बाहमी मेलजोल से स्कूल को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। दरअसल बार बार ओल्ड बॉयज और दिल्ली वाले यानी पुरानी दिल्ली वाले कहा करते थे कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी वाया जामिया मिल्लिया इस्लामिया इन स्कूलों को चलाती है, जिसके अहलकार स्कूल के मसले से इतने जानकार नहीं हैं जो ओल्ड बॉयज जानते हैं, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली के ही लोग हैं। अब मैं फिर उस घटना पर आ जाता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 31 अगस्त को ओल्ड बॉयज संस्था की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में नजमा अख्तर साहिबा के जरिए पिछले 2 साल से वक्त न दिए जाने की बात भी सुनने में आई। ये बात हमें अपने सोर्सेस से मालूम हुई। इस तरह ये एक इल्जाम था कि नजमा अख्तर साहिबा अपने नुमाइंदों को टाइम नहीं दे रही हैं, इसलिए सोर्सेस से मिली जानकारी की तह तक पहुंचना जरूरी हो गया था। इसके लिए हमने उन नुमाइंदों से कांटेक्ट किया तो इल्जाम ने सच्चाई का रूप ले लिया।
اب ہم پہنچے ایکس ایم پی میم افضل کے پاس۔ جب میم افضل سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ سارا معاملہ تو بتایا ہی، ساتھ ہی گرتے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اور ان تینوں اسکولوں کے خستہ حال انفراسٹرکچر پر بھی ڈیٹیلڈ میں گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ پروفیسر طلعت نے ایک بہتر قدم اٹھایا اور ہم اولڈ بوائز کو سوسائٹی میں جگہ دی۔ جب تک وہ جامعہ کے وی سی رہے، اسکول کے مسائل پر ان سے بات ہوا کرتی تھی، اس لیے اس دوران ان تینوں اسکولوں کی حالت کافی بہتر بھی ہو گئی تھی، کیونکہ سوسائٹی اور ابنائے قدیم میں اچھا تال میل بن گیا تھا۔ میم افضل آگے بتاتے ہیں کہ پروفیسر طلعت صاحب کے جانے کے بعد محترمہ نجمہ اختر جامعہ کی وی سی بن گئیں اور اس طرح وہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی کی چیئرپرسن بھی بنی۔ انہوں نے بتایا کہ میں بذات خود ان سے 10 بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن گزشتہ تقریباً 2 سال سے وہ وقت نہیں دے پا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس لیے استعفیٰ بھی دینا چاہا، تاہم میم افضل نے یہ بھی کہا کہ میں تعلیمی معیار کے لیے جہاں سوسائٹی کو ذمہ دار مانتا ہوں، وہیں ہم دلی والے بھی کم ذمہ دار نہیں ہیں۔ چاہے وہ اسکول میں خالی اسامیوں کی بھرتی کی بات ہو یا مالی پریشانیوں کا معاملہ ہو، ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اور اس کے لیے سبھی کو آگے آنا ہوگا اور اسکول کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسکول کی بہتری کے لیے میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے روزنامہ ہمارا سماج میں پہلے بھی اینگلو عربک کی بہتری کے لیے اچھی خبریں لکھی ہیں، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میم افضل کے بعد ایکس چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا ایس وائی قریشی سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی ہمارا سماج لائیو سے کچھ سخت لہجے میں کہا کہ میڈم ہمیں ٹائم دے کر ہم پر احسان نہ کریں، ہمارا کہنا ہے کہ وہ خود لیڈ رول لیتے ہوئے ان اسکولوں کی حالت سدھاریں، کیونکہ بہرحال دلی ایجوکیشن سوسائٹی کی وہ چیئرپرسن ہیں اور اس لیے وہ جواب دہ بھی ہیں۔ مسٹر قریشی نے اس پر بھی دکھ جتایا کہ صرف چیئرپرسن ہی نہیں بلکہ سوسائٹی سیکریٹری اور سوسائٹی کے دیگر ذمہ داران بھی ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھتے، نہ ہمیں اسکول کی سرگرمیوں یا میٹنگز کے بارے میں کچھ بھی بتاتے ہیں۔ دراصل وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر سوسائٹی کے کچھ ذمہ داروں کا دعویٰ ہے کہ سوسائٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو بھلا کہاں ہو رہی ہیں، اور ایسے میں جب ہم اولڈ بوائز کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمیں ان میٹنگز کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا۔ اس کے بعد ہم نے مسٹر شاہد صدیقی سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پروفیسر طلعت کے جانے کے بعد جب سے محترمہ آئی ہیں، ایک پہلی میٹنگ شروعاتی دنوں میں ہوئی تھی، پھر ایک میٹنگ آن لائن ہوئی اور اس کے بعد 2 سال سے ہم نہیں جانتے، مینیجر اور سیکریٹری بھی ہم سے کوئی کمیونیکیشن نہیں رکھتے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے کئی بار استعفے کی بھی پیشکش کر دی تھی۔ شاہد صدیقی نے تاہم یہ بھی کہا کہ ہم صرف نجمہ اختر صاحبہ کو بلیم کریں یہ بھی ٹھیک نہیں، سچائی یہ ہے کہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ دلی والوں کو اس کے لیے موومنٹ چلانا ہوگا، تبھی سوسائٹی کا رویہ ٹھیک ہوگا اور سوسائٹی کا رویہ ٹھیک ہوگا تو ان اسکولوں کی حالت بھی بہتر ہوگی۔ شاہد صدیقی نے یہ بھی بتایا کہ صرف اینگلو عربک ہی نہیں، اردو میڈیم یا مسلمانوں کے تمام تعلیمی اداروں کی پوزیشن بہت نازک ہے، اس لیے ہمیں آگے آنا ہوگا، ورنہ مستقبل تو ہمیں بہت تاریک نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک بات اور بتائی کہ ان مایوس کن حالات کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے اور ایس وائی قریشی نے کنٹری لیول پر ایجوکیشن موومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم کے تئیں بیدار کیا جا سکے۔ اب یہ بات آئینے کی طرح بالکل صاف ہو چکی تھی کہ سوسائٹی کی چیئرپرسن نجمہ اختر صاحبہ ایک طرح سے اسکولوں کے تئیں دلچسپی نہیں لے رہی ہیں اور اسی لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسے میں اس الزام پر چیئرپرسن سے بھی بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے ان سے بھی کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بھی ہمیں ٹائم نہیں دیا اور یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ وہ کہیں ضروری کام سے آئی ہوئی ہیں، بات نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد ہم نے سوچا کہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی کی سیکریٹری
प्रोफेसर कहकशां दानियाल से भी इस सिलसिले में बात कर ली जाए, लेकिन उनसे भी टका सा जवाब मिला। अब सवाल यह है कि जब सोसाइटी के जिम्मेदारों के पास वक्त नहीं है तो फिर इन स्कूलों का क्या होगा? काश सोसाइटी को मालूम हो जाए कि एंग्लो अरेबिक एक हिस्टोरिकल स्कूल है और इसके ओल्ड बॉयज की लिस्ट देश स्तर पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर शोहरत याफ्ता है। इसके लिए सिर्फ इतना ही बताना काफी होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने वाले सर सैयद अहमद खान को इसी स्कूल ने बनाया था। हम आपको बता दें कि एंग्लो अरेबिक की अहमियत यह भी है कि ये 3 सदियों पुराना स्कूल है। मुगलिया दौर में गाजिउद्दीन खान ने 1690 में इसकी बुनियाद रखी, बतौर एक मदरसे के इसको बनाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती गईं। अंग्रेजों ने इसे दिल्ली कॉलेज बना दिया, जो यहाँ एक तवील मुद्दत तक चलता रहा। फिर दिल्ली कॉलेज ने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज का रूप ले लिया और वो ट्रांसफर होकर नई बिल्डिंग में आ गया। अब सवाल यह है कि प्रोफेसर तलत के बाद आने वाली मोहतरमा नजमा साहिबा क्यों नहीं महसूस कर रही हैं कि पुरानी दिल्ली और इस स्कूल के ओल्ड बॉयज इसकी तालीमी बेहतरी के लिए खासा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि सोसाइटी अगर अपने नुमाइंदों को वक्त नहीं देती तो वो जवाबदेह किसको है? ऐसे में एक बात और मैं आपको बता दूं, वो ये कि 1951 में दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई थी। हालांकि एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्कूल पर जरूर दावेदार है, मगर इसकी पूरी जगह औकाफ के तहत आती है और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ही इस सोसाइटी को यहां का मुतवल्ली बनाया हुआ है। वो भी एक ऐसे वक्त में मुतवल्ली बनाया था जब एंग्लो अरबिक स्कूल के लिए जामिया मिल्लिया का नाम इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत थी। इसलिए सोसाइटी को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को जवाबदेह है, लेकिन वो जिस तरह पुरानी दिल्ली के नुमाइंदों को नजरअंदाज कर रही है, कहीं वो वक्त ना आ जाए जब दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कूल की कारकर्दगी पर सोसाइटी से सवाल कर बैठे और ये पूछ बैठे कि एंग्लो अरबिक स्कूल के दरो दीवार आज क्यों रो रहे हैं। हमारी इस पूरी कहानी को देखते हुए एक सवाल और भी है, जिसकी जिम्मेदारी पुरानी दिल्ली वालों के कंधों पर सीधे तौर पर आती है। चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की बेतवज्जुही की वजह से एंग्लो अरबिक स्कूल, शफीक मेमोरियल स्कूल और एंग्लो अरबिक मॉडल स्कूल का एजुकेशन स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। लेकिन पुरानी दिल्ली वाले ये भी जानते हैं कि इन स्कूलों के अलावा जो भी शहर में उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उन सभी की हालत इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है और उनके रिजल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इन स्कूलों के गिरते तालीमी मेयार के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इसके लिए भी दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी पर जिम्मेदारी डाली जाएगी, या उन स्कूलों की मैनेजिंग कमेटियां, या फिर सीधे तौर पर पुरानी दिल्ली वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं? इस पर पुरानी दिल्ली वाले सोचें जरूर और आगे के लिए प्लानिंग करें, वरना उनके बच्चों का फ्यूचर इंतहाई तारीक होता चला जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हमारा समाज लाइव को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें ताकि और लोग भी देख सकें।